मैं डॉक्टर अनिल कुमार जेप, जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर में सहायक प्रोफेसर के पद पर सह आचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो पूर्व की भांति अपन जो LLB थर्ड ईयर में जो पिछली बार अपना जो चैप्टर चल रहा था कि इंटरप्रिटेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी कि संविधान का निर्वचन के बारे में बात चल रही थी, उसी बात को अपन आज आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहले पूर्व में आपको कई केसेस के हवाला दिया है, उन्हीं केसेस के आधार पर आगे अपन बात करें तो केशवानंद भारती को बनाम केरल राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट, और पेज हैं इसमें 1461 1461। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जो कि हमें बहुत ही आगे के लिए गाइडलाइन दे रहा है, और इस डिसाइडेड केस के तहत अनेक बातों को न्यायपालिका ने उठाया और बहुत ही सहजता से समस्याओं का समाधान करते हुए आगे के लिए दिशा निर्देश भी हमें मिल जाते हैं। अनुच्छेद 368 में प्रदत्त जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जो बात है, उसके निर्वचन करने पर उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस शब्द में सही और बाह्य जो स्रोत हैं, जैसे डिक्शनरी मीनिंग है या अन्य जो, तो उनसे सहयोग लेने की बजाय न्यायपालिका ने यह सुझाव दिया है कि प्रस्तावना से यदि कोई संविधान के संशोधन में यदि कोई इंटरप्रिटेशन की बात आती है, निर्वचन की बात आती है, तो न्यायालय उद्देशिका से सहयोग लेते हुए निर्णय को अग्रसर करे, क्योंकि उद्देशिका से सहायता ली जा सकती है और उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं, वो चुनौती नहीं दी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द इनको सही मानने के लिए हम बाध्य हैं, और शब्द संशोधन का अर्थ को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। संविधान के संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों में निहित है, और ये पार्श्व टिप्पणी है, क्योंकि ये भी पार्श्व टिप्पणी या मार्जिनल नोट है, ये भी इंटरनल एड्स का ही बात है, में उल्लेखित शब्दों में संशोधन, संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया को अनुचित महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद की भाषा जब स्पष्ट है, जब कोई आर्टिकल है वो स्पष्ट है, तो इस संबंध में संसद को प्रदत्त विशिष्ट जो शक्तियां हैं, और इस शक्ति का उपयोग केवल संसद ही कर सकती है, तथा इसे डेलीगेट नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई संसद है, इसको जो शक्ति दे रखी है, इसको डेलीगेट करके या प्रत्याशित करके दूसरे को नहीं दिया जा सकता, ऐसा अभी निर्धारित किया गया। अब हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के जनरल न्यू साउथ वेल्स बनाम ब्राबरू एम्प्लॉइज यूनियन में भी न्यायमूर्ति हिगिंस
के द्वारा प्रदत्त शब्दों को भी उच्चतम न्यायालय ने A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट और पेज 27 में यह अभिनिर्धारित करते हुए कहा है कि यद्यपि हमें संविधान के शब्दों को निर्वचन के उन समान सिद्धांतों पर निर्वचित करना है जिन्हें इस साधारण विधि पर लागू करते हैं, तो भी निर्वचन से यह सिद्धांत हमें बाध्य करते हैं। और जिस अधिनियम का निर्वचन हम कर रहे हैं उसकी प्रकृति और परिधि को हमें ध्यान रखना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि संविधान है एक विरचना जिसके अंतर्गत विधियों को बनाया जाता है, और केवल अधिनियम ही नहीं है, ये घोषणा करता है कि विधि क्या है, और विधियों को संविधान के माध्यम से ही मान्यता दी जाती है कि ये विधि मान्य है, वैलिड है या अमान्य है, या दूसरे रूप में हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो केशवानंद भारती के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस बात को समर्थन दिया है जिसमें न्यायाधीश निर्मित संकल्पना के रूप में आधारित लक्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इससे सिद्ध होता है कि जबकि संवैधानिक उपबंधों के अर्थान्वयन के उदार निर्वचन एक सामान्य नियम है के रूप में लिया जाना चाहिए, कभी कभी न्यायालय काफ़ी आगे तक न्यायिक विधान निर्माण की सीमा तक भी बढ़ जाता है। न्यायिक निर्माण की सीमा मतलब न्यायिक विधान निर्माण की, क्योंकि विधान निर्माण करने का जो एरिया है या जिसका अधिकार है वो विधायिका का है। न्यायालयों ने कई बार यह भी कहा है कि मूल अधिकारों का निर्वचन अधिकारीधारी के पक्ष के में विस्तृत व उदार रूप में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में भी उल्लेखित विधायी परिशिष्टों का निर्वचन निरंतरता, उदारपूर्ण और विस्तृत किया गया है। अतः ये स्पष्ट है कि संविधान का प्रत्येक उपबंध संवैधानिक है और इसलिए किसी भाग को असंवैधानिक अधिनियमित नहीं किया जा सकता। तो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान है ये दूसरे अन्य कानूनों को भी, अन्य जो कानून है वो भी संविधान के दायरे के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं और संविधान ही उसको वैलिडिटी या वैधता देता है। तो संविधान के निर्वचन के बारे में है तो न्यायपालिका का यही मानना है कि जब भी संविधान का कोई निर्वचन की बात आती है तो उसको बहुत ही बारीकी से देखते हुए और अति आवश्यक हो तब उसमें संविधान में संशोधन की बात इंटरनल आंतरिक सहयोग लेते हुए उसको संशोधन करने या ये कहें कि उसका निर्वचन करने के संबंध में संशोधन की प्रक्रिया वो तो क्योंकि विधायिका कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका उसमें निर्वचन करती है। तो न्यायालय उस की निर्वचन की तरफ तभी अग्रसर हो कि उसकी संविधान में किसी उपबंध के बारे में, किसी अनुच्छेद के बारे में किसी प्रकार की कोई अस्पष्टता हो तो उस अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए न्यायपालिका ऐसा कार्य करती है।